सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मतलब बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ हीट एंड टेम्परेचर और मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊँगा ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं पीवाईक्यू की सीरीज़ भी साथ में चालू करूँगा। पहले मैं एक बार आपको पूरा थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद इन पर बनने वाले सारे क्वेश्चन ताकि आप अच्छे से उनको रिवाइज़ कर सकें अपने नोट्स को और फिर आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपने कुछ नया देखा हो। तो चलिए, अभी हम हीट एंड टेम्परेचर में लास्ट क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाया था, यानी थर्मल कंडक्टिविटी से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई थी। उसमें से जो आखिरी था, उसमें मैंने आपको यूनिट लिखवाया था और वो भी किसका यूनिट लिखवाया था, तो यूनिट ऑफ के यानी और के मेरा क्या था, तो के मेरा थर्मल कंडक्टिविटी था। अब थर्मल कंडक्टिविटी की मैंने आपको एसआई यूनिट लिखाई थी। तो एसआई यूनिट मैंने कितना लिखवाया था? तो ये लिखवाया था मैंने वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन, यही बताया था मैंने। अब देखिए, तो एसआई यूनिट के अलावा आपके पास सीजीएस यूनिट में भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। अब सीजीएस यूनिट में आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो आपसे पूछा जाएगा अब वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है और मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं और उसी तरह से केल्विन को हम डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जूल क्या है? तो जूल को हम सीजीएस में कैलोरी लिखते हैं और सेकंड को भी सेकंड लिखते हैं। तो कैलोरी पर सेकंड, पर सेंटीमीटर, पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सीजीएस यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये? ये आपका हो जाएगा सीजीएस यूनिट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा गया सवाल है। अब मैंने आपको बता दिया था कि के अगर आपके पास अगर कोई बॉडी है जो कि परफेक्ट कंडक्टर है, तो के की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। उसी तरह से के अगर आपका जो बॉडी है वो अगर परफेक्ट इंसुलेटर है तो के की वैल्यू 0 हो जाती है, ये मैंने बता रखा है। तो यानी कि आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि जो के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू लार्ज आएगी, इनफाइनाइट तो वो तो सवाल पूछेगा ही, लेकिन एक औसतन अगर आपको निकाल के बताऊँ तो के की वैल्यू लार्ज कब होगी? जब मेरा कंडक्टर कैसा होगा? जब मेरा गुड कंडक्टर होगा। तो ये भी बात याद रखिएगा। उसी तरह से के की वैल्यू स्मॉल कब आएगी? यानी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये मदद होगा, जब ये केस जो होगा एक इंसुलेटर का होगा। यानी कि इंसुलेटर के भी केस में के की वैल्यू आएगी लेकिन वो काफ़ी छोटा वैल्यू आएगा। अब याद रखिएगा 3 चीज़ बात करेंगे, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और साथ ही साथ आपके पास गैस है। तो इन पर भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें और गैस की बात करें, तो इनमें से आपको इसको घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो याद रखिएगा, अगर हम के सॉलिड की बात करें, के लिक्विड की बात करें और के गैस की बात करें, तो के सॉलिड ग्रेटर दैन के लिक्विड ग्रेटर दैन के गैस होता है। तो इतनी बातें कंडक्शन से आपको और थर्मल कंडक्टिविटी से संबंधित ये बातें भी अब समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ, अगला टॉपिक आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ये है वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। थर्मल कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर, तो ये सवाल हर परीक्षाओं में पूछा जाता है जहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल आता है। तो वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी विथ टेम्परेचर। तो अब आइए मैं आपको इसमें बता दूँ कि आपको इसमें क्या-क्या याद रखना है। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 फ़ेज़ हैं, यानी आपके पास तो 3 ही फ़ेज़ होंगे। एक होगा आपके पास सॉलिड, एक होगा आपके पास लिक्विड और तीसरा होगा आपके पास गैस। तो इन 3 फ़ेज़ों में अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊँगा और बढ़ाऊँगा, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ये आपको इस पर्टिकुलर चार्ट से समझ में आ जाएगा। तो सॉलिड के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से जो कंडक्टिविटी पर इफ़ेक्ट आएगा, तो ये जो कंडक्टिविटी है याद रखिएगा ये डिक्रीज़ करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्यों डिक्रीज़ करता है तो मैंने बता रखा है। लैटिस वाइब्रेशन और दूसरा जो है आपको मैंने बता रखा था कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। उसी तरह से लिक्विड की बात करूँ मैं, तो लिक्विड में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँगा, तो भी मेरा कंडक्टिविटी यहाँ पर भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर भी कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐज़ इट इज़ सवाल बनता है, बिल्कुल चार्ट याद होना चाहिए आपको। और उसके बाद अब आपको अगर मैं गैस की बात करूँ, तो गैस में अगर टेम्परेचर मेरा इंक्रीज़ करता है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी आपका इंक्रीज़ कर जाता है। तो यानी कि अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको
कि अगर ये ऐसा होता है, ये डायरेक्टली गेट पे सवाल पूछा गया है। ये सवाल डायरेक्टली गेट पे पूछा गया है इस पर गैस के ऊपर। एएलपी में भी बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका। आइए बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स। तो मैंने आपको क्या-क्या पढ़ा कर रखा है, तो देखिए आप पढ़े हैं थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। अब थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, तो L अपॉन KA होता है। और उसी तरह से आप इसके जानते हैं कि ये अगर डेल्टा थीटा है यानी कि चेंज इन टेम्परेचर और अपॉन कितना हो जाता है, ये हीट करंट के बराबर। ये तो हम थर्मल रेजिस्टेंस जानते हैं। तो उसी तरह से अगर हमको मेटालिक कंडक्टर्स को मैं कंबाइन करूँगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस ही तो है जो प्रतिरोध पैदा कर रहा है, यानी कि हीट के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है। यही ना फाइनल टच है आपका। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स भी रेजिस्टेंस की वजह से ही आएगा, और ये 2 तरह से आएगा। एक बनेगा आपका सीरीज और दूसरा बनेगा पैरेलल, यानी कि 2 ही तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को देखने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए कि अब आपके पास एक रॉड है और दूसरा रॉड को इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिसका अब अगर दोनों का लेंथ मैंने बराबर रखा है, यानी कि अगर मैंने इसकी भी लेंथ L ली है और इसका भी लेंथ मैंने L ही रखा है, तो अब ये कितना हो जाएगा आपका? मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ये हो गया आपका लेंथ L और ये भी हो गया आपका लेंथ L। अब यहाँ पर ये आपका पहला रॉड है और ये आपके पास दूसरा रॉड है। यहाँ पर मैंने थीटा 1 ले लिया है टेम्परेचर, और इस एंड पे मैंने थीटा 2 टेम्परेचर ले लिया है। तो ये भी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी मेरा K1 है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। उसी तरह से यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी A है। अब इससे आप इसको इक्विवेलेंट बनाएँगे, तो इससे इक्विवेलेंट बनाएँगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे आप रेजिस्टेंस को बनाते हैं, अब यहाँ पर 2 आरटीएच की वैल्यू मिलेगी, एक ये और एक ये। तो अब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक सिंगल रेजिस्टेंस में टूटेगा। तो उसी तरह से अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल स्लैब में बन जाएगा ये। तो ये मान लीजिए थे एक सिंगल स्लैब में बना। अब जब ये सिंगल स्लैब में बना तो यहाँ पर आपका जो लेंथ है, वो अब कितना हो गया आपके पास? 2L हो गया। क्योंकि L और L मिलकर कितना हो गया आपका? 2L हो गया। वहीं पर K1 और K2 मिलके क्या बना देंगे, अब यहाँ पर K इक्विवेलेंट आ जाएगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही रहेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रह रहा है ना। यानी कि अगर ये पेन है और इसका इधर से आपको सर्कुलर दिख रहा है, तो अगर मैं इसको कहीं पे भी काटूँगा तो ये सर्कल ही दिखेगा, मतलब एरिया बदलने वाला नहीं। तो इसीलिए यहाँ A लिखा हुआ है। अब जो है, अब ये टू के इक्विवेलेंट इंटू कितना आ गया आपका? ए आ गया और लेंथ इसका कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम इसके कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो हमको पता है कि जो मेरे पास आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2 हो जाएगी। किसके लिए? तो ये सीरीज के लिए पढ़ रहे हैं। अब ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से R1 की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा आपके पास L डिवाइडेड बाई K1 और इंटू A। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर R2 का वैल्यू निकालता हूँ, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पर भी लेंथ कितना है आपके पास? L है, K2 और A है। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं? L अपॉन K2 इंटू A। और R इक्विवेलेंट मैंने निकाल के आपको पता किया है कि R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपके पास? तो ये हो जाएगा L और प्लस L, यानी कि 2L हो चुका है, तो डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था, लेकिन ठीक है, आपको समझने के लिए ठीक है। और यहाँ पर K क्या हो गया है? K इक्विवेलेंट हो गया है और इनटू एरिया क्या है? A ही है, ठीक है? तो यानी कि अगर मैं यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखूँ तो कितना हो जाएगा? 2L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A के बराबर हो गया। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम सीधा-सीधा क्या यूज़ करेंगे? तो फ़ॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो अब आइए रखते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? R1 और प्लस R2 हो गया। अब R इक्विवेलेंट कितना आया है? 12 अपॉन, ये हो गया 12 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, और यहाँ कितना हो जाएगा? L बाई K1 A, और यहाँ पर दूसरे में कितना हो जाएगा? R2 A। ये हम सिर्फ़ 2 रेजिस्टेंस ले रहे हैं या 2 रॉड ले रहे हैं उसके लिए। इनफाइनाइट के लिए लेंगे तो डॉट, डॉट, डॉट एन तक चलता हुआ चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? एग्ज़ाम में आपसे 2 ही तक पूछा जाता है। अब ये कितना हो जाएगा? L बाई K2 इंटू A हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से L कॉमन लेंगे ऊपर से, तो ये L कॉमन लेके इससे कट जाएगा, और नीचे A कॉमन लेंगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा। तो 2 बाई K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखिए 2 बाई K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाई K1, और इधर कितना हो जाएगा? 1 बाई K2। अब
अगर हम देखते हैं तो 2/k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k1 और प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू k2। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 k1 k2 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा। तो अब अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस को मैंने किस में बदला, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने किस में बदल दिया, k इक्विवेलेंट में, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कितना होता है। तो अगर k1 और k2 दो अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू दिए हुए हैं रॉड के, तो आपसे पूछ देगा कि के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालिए, तो 2 k1 k2 आपको रखना है, डिवाइडेड बाई उसको k1 प्लस k2 रखेंगे, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया सीरीज की कंडीशन। अब ये देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहले समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या लिया कि अब मैंने दो रॉड लिया, अब दो रॉड लिया है पैरेलल में, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास लेंथ क्या है, एल है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया K1 और इसका एरिया भी A है और इसका भी एरिया K2 आपको ले लिया मैंने, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बराबर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा 1 ले लीजिए और यहाँ पर थीटा 2 ले लीजिए। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए इसका के इक्विवेलेंट को कन्वर्ट करते हैं। अब के इक्विवेलेंट में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इधर से इधर कर लेते हैं, तो के इक्विवेलेंट में करेंगे तो ये दोनों देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। जैसे अभी मैंने इस पेन को लिया, अब ये क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, तो हर जगह पे सर्कल दिख रहा था। लेकिन अब ये ऐसा था ना, यानी कि इधर से एरिया था, अब ये इतना एरिया ये भी था और अब इसके ऊपर एक और रख दिया, तो ये 2 हो गया ना, तो यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब K1 और K2 मिलके तो K इक्विवेलेंट बन जाएगा और यहाँ पर ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 2A। तो ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। अब देखिए आगे जो है, और लेंथ इसका कोई नहीं बदला, तो लेंथ को मैं एल ही लिख देता हूँ क्योंकि लेंथ तो एल ही रहेगा। अब आइए, अब आपके पास R1 और एक वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको R2, और साथ ही साथ मैं के इक्विवेलेंट तो यही लिख देता हूँ। तो के इक्विवेलेंट आपके पास, सॉरी आर इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन के ए। तो ये तो एल का एल ही रहेगा और के इक्विवेलेंट रहेगा, और ए कितना हो जाएगा 2, तो 2 को आगे रख दीजिए और ये बन गया ए। अब R1 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने पहले ही आपको R1 की वैल्यू करा रखा है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, L1 एल अपॉन K1 ए हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा L2, L2 का है कि नहीं लिख रहे हैं, एल ही लिखिए क्योंकि दोस्तों का लेंथ 80 है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, A2 इंटू ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आपको निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/R1 और ये होता है 1/R2। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आर इक्विवेलेंट की जगह रखिए एल अपॉन 2 इंटू के इक्विवेलेंट इंटू ए, और 1/R1 रखेंगे तो ये आपका पलट जाएगा, मतलब ये 1/R1 करेंगे तो 1 बाई इतना करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा K1A और अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, K1A अपॉन ये हो जाएगा L, ठीक है, K1A अपॉन L हो जाएगा। और उसी तरह से, और यहाँ पर भी देखिए मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू। जब पलटेंगे तो इसको भी पलट दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2K इक्विवेलेंट इंटू ए अपॉन ये हो जाएगा L, और ये हो जाएगा K1A L1 और यहाँ हो जाएगा K2A अपॉन L2। तो L1 और L2 बराबर है, तो मैं यहाँ से L1 और L2 को हटा के L कर देता हूँ। अब ये कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह से ऊपर एरिया भी कॉमन निकल के कट जाएगा। तो अब ये 2 इंटू के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K1 और प्लस K2 आ जाएगी। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी पैरेलल के केस में, तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2/2। वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको बिल्कुल ये याद रखना है। तो याद रखिएगा कि जब आप सीरीज की बात करते हैं तो वहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो होता है R1 प्लस R2, और वहीं के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो जो R इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 जहाँ तक दिया हुआ है। अब दो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो यानी कि अब के इक्विवेलेंट इस केस में निकालेंगे तो आपका कितना आता है, तो ये आता है आपका K1 प्लस K2/2। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं और कुछ नहीं रखना। अब ये जानते हैं कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है। तो कन्वेक्शन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट अगर किसके द्वारा होता है, तो फ्लूइड के मूवमेंट के द्वारा होता है, तो इसी को हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। यानी कि अब फ्लूइड की बात करूं मैं, तो फ्लूइड में दो चीज आ जाते हैं,
फ्लूइड में आपका गैस भी आता है और साथ ही साथ आपका लिक्विड भी आता है। तो यानी कि अब अगर इसका जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, अगर फ्लूइड के मूवमेंट यानी गैस या फिर लिक्विड के मूवमेंट की वजह से अगर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। अब जान लीजिए कि कन्वेक्शन जो होता है वो रिलाइज़ करता है फिज़िकल मूवमेंट पर। किसका? तो फ्लूइड के फिज़िकल मूवमेंट पर रिलाई करता है कि वो कैरी करेगा हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। अब आइए समझिए कि टेम्परेचर डिफ़रेंस क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें टेम्परेचर डिफ़रेंस। उससे पहले मैंने आपको फ्लूइड के बारे में बता दें कि फ्लूइड मूवमेंट कैसे करता है। तो फिज़िकली मूव करेगा, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर है ना? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा। अब टेम्परेचर डिफ़रेंस क्या होता है? तो देखिए वार्म फ्लूइड जो होता है, वो लेस डेंस होता है, इसीलिए वो राइज़ करने की कोशिश करता है। और वहीं जो कूलर फ्लूइड होता है, वो डेंसर होता है, जिस कारण से वो सिंक करने की कोशिश करता है। इसी के कारण नेचुरल कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है। याद रखिएगा वार्म फ्लूइड जो होता है वो लेस डेंस होता है, इसीलिए वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। वहीं अगर आपको बता दें तो जो कूलर फ्लूइड होता है वो डेंसर होता है और इसीलिए वो डूबने की कोशिश करता है और यही कारण से एक नेचुरल कन्वेक्शन करंट का क्रिएशन होता है। अब आइए समझ लीजिए बायोएंसी क्या होता है? तो बायोएंसी का मतलब होता है वार्मर फ्लूइड का अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है? अब कोई भी फ्लूइड ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यानी कि उसमें क्या क्रिएट हो रहा है? ये बायोवेंसी की वजह से हो रहा है। अब बायोवेंसी है क्या? तो ये एक तरह का फ़ोर्स है, जो पुश करता है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड। जब भी कोई बॉडी को हम सबमर्ज करते हैं फ्लूइड में, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हीट ट्रांसफर कैसे होगा? तो जैसे-जैसे फ्लूइड मूव करेगा, वो अपना हीट को भी तो साथ-साथ कैरी करता हुआ चला जाएगा, जिससे ट्रांसफर हो जाएगा थर्मल एनर्जी वार्मर से कहाँ? किस एरिया में? तो कोल्डर एरिया में। अब यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ गई, तो कन्वेक्शन के टाइप अब आपको समझ में आ जाएँगे। तो कन्वेक्शन के 2 टाइप बने, एक हुआ नेचुरल कन्वेक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं फ़ोर्स्ड कन्वेक्शन। अब आइए समझते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये होता है नेचुरल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, साथ ही साथ बायोवेंसी की वजह से। जैसे कि वार्म वाटर राइज़ कर रहा है रेडिएटर से। ठीक है? उसी तरह अगर हम फ़ोर्स्ड कन्वेक्शन की बात करें, तो ये तब होता है फ्लूइड में जब हम वहाँ पर फ़ोर्स से उसको मूव कराते हैं। यानी किसी पंप का यूज़ कर लिए, किसी ब्लोअर का यूज़ कर लिए और उससे हम फ़ोर्स दे रहे हैं किसको? फ्लूइड को उसके मूवमेंट के लिए। तो ऐसा जो कन्वेक्शन होता है, ये आपका फ़ोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाता है। अब आपका एग्ज़ाम्पल भी मैंने साथ-साथ देते चला हूँ। लेकिन अगर हमको किसी कमरे को गर्म करना है, तो कमरे को गर्म करना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो रेडिएटर का यूज़ करते हैं। रेडिएटर क्या करता है, जो हवा है उसको हीट करता है और जिस कारण से जो उसका टेम्परेचर है वो राइज़ कर जाता है और वो सर्कुलेट होने लगता है पूरे रूम में। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैंने बताया अभी आपको कि जो वार्मर फ्लूइड होता है वो लेस डेंस होता है जिस कारण से वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। बस वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। अब दूसरा समझ लीजिए आप बॉइलिंग वाटर के बारे में। तो जब भी आप बर्नर से यानी कि मान लीजिए कि एक पतीला है, पतीला के नीचे आपने बर्नर रख रखा है। अब उस बर्नर से आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब उसके हीट देने से क्या हो रहा है कि जो वाटर का बॉटम है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूँ, कि जो वाटर का बॉटम है वो लेस डेंस होता है जिसके कारण वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। और वहीं जो कूलर वाटर होता है वो नीचे आने की कोशिश करता है, सिंक करता है, जो रिप्लेस करता है और इसी से एक मोशन डेवलप होता है जिसको कि हम बॉइलिंग मोशन के नाम से जाना जाता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट जो आपको कन्वेक्शन से रिलेटेड थी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको जो भी चीज़ मैंने आज समझाया है, वो आप अपनी कॉपी में नोट करते होंगे। इसी तरह से पढ़ते चलिए, आपकी नौकरी निश्चित रूप से लग जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद।